प्रदीप जी, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? हेलो। प्रदीप जी, मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? ठीक है, धन्यवाद। सर्वप्रथम अपनी बात शुरू करने से पहले हिंदी भाषा देश या और विदेश शीर्षक के अंतर्गत अपनी बातें शुरू करने से पहले मैं प्रदीप मणिपुर से अपने छोटे भाई प्रदीप और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हिंदी भाषा पर इस नवरात्रि के समय मुझे बोलने का अवसर दिया। जिस बिंदु पे मुझे बात करनी है आप सभी लोगों से, वो आप लोगों को विदित होगी। हिंदी भाषा देश और विदेश वर्तमान में जो स्थिति है हिंदी भाषा की, हम उस पे बात करेंगे। जैसा कि सभी को ज्ञात ही है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम है। यद्यपि संपूर्ण जो जीव है, संपूर्ण जगत में जितने भी जीव हैं, उनकी अपनी एक भाषा होती है। समजीवी अपने वर्ग के दूसरे जीवों से बात करने के लिए, लेकिन उन जीवों का वो जो संवाद है, जो उनकी भाषा है, उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। और सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ जो जीव है वो है मनुष्य। और मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इसकी जो भाषा है वो लिपिबद्ध की जा सकती है। अतः अपने विचारों के आदान प्रदान हेतु मनुष्य को एक भाषा की जरूरत होती है। उसे लिपिबद्ध किया इसलिए जाना जरूरी होता है ताकि हमारी जो अगली पीढ़ी आए वो उससे कुछ सीख सके, हमारे संस्कार के विषय में, हमारी संस्कृति के विषय में, हमारे बनावट के विषय में, हमारे स्वरूप के विषय में। भाषा का जो प्रादुर्भाव है वो मनुष्य के विकास के साथ साथ चला। हमारे देश में यमन आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, साथ ही अपनी संस्कृति को भी साथ लाए। और इसलिए प्राकृत भाषा में अगर हम देखें तो अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्द मिलते हैं। जिस समय अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, या ये कहें कि जब हम आजाद हुए, उस समय हमारे कार्यालयों की जो भाषा, हमारे देश में जो सरकारी संस्थानें थीं, उसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। और सबसे बड़ी जो समस्या थी, मुंह बाय खोल के खड़ी एक समस्या, वो ये थी कि हमारे देश की भाषा क्या हो। और हमारे देश के जो कुछ बुद्धिजीवी थे, उन्होंने सर्वेक्षण किया कि सबसे ज़्यादा भारत में बोलने वालों की संख्या, जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस भाषा को ये गौरव दिया जा सकता है जो राष्ट्र की भाषा बन सके। अगर हम एक देश की परिकल्पना करते हैं तो देश को सिर्फ एक क्षेत्रफल में बांट देना ही देश नहीं हो जाता। देश की अपनी एक भाषा भी होनी चाहिए कि विविधता के साथ एकता के सूत्र में उसे बांध सके।
और ये सारा कुछ अगर कोई लेके चल सकता है भारत की अगर कोई भाषा, तो वो हिंदी भाषा है। अगर हम बात करें तो देखेंगे कि अगर आप ये भी देखिए कि वर्तमान में जो 10 बड़े राज्य हैं भारत के 28 राज्यों में, उसमें 10 बड़े राज्यों में हिंदी बोली लिखी समझी जाती है। फिर भी कहीं न कहीं हिंदी को हिंदी पट्टी के लोगों द्वारा वो स्नेह, वो सम्मान नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। कहीं हमें अगर बोलना होता है या कहीं अगर हमें हस्ताक्षर करने होते हैं तो हम पेन उठाते हैं और अंग्रेजी में तुरंत सर झट से कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। मैं अपने को अध्यापक नहीं मानता, मैं कोई कलावंत नहीं हूं, मैं सिद्ध साधक हूं। मैं हिंदी का अध्यापक नहीं मानता अपने को, मैं विद्यार्थी मानता हूं। क्योंकि विद्यार्थी हर नई नई चीजों को सीखता है, जैसी हमारी हिंदी भाषा सीखती है। और हिंदी की बात जब कहीं होती है या जब मैं कहीं करता हूं तो मुझे लगता है मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूं, अपनी माता की बात कर रहा हूं, जिसमें मेरी माँ मुझसे बात करती है, मुझे लाड प्यार देती है। तो ये हमें समझना चाहिए कि जहाँ हम अपने मन में हीन भावना लाते हैं हिंदी बोलने या हिंदी माध्यम चुनने में, तो वहाँ हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने माँ का अपमान कर रहे हैं। क्या हमारी माँ हमारे प्रति जो त्याग, जिस तरह से बचपन से लेके जब तक वो जीवित रहती हैं करते रहती हैं, लेकिन वैसे ही अगर हम देखें, अगर इसको जोड़ के अगर देखना चाहें तो हिंदी भी वैसे जो शुरू के हम देखें, जो मैं खासतौर से उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 10 राज्य में हिंदी बोली लिखी समझी जाती है। आज का पूरा जो मेरा ध्यान होगा इन्हीं 10 राज्यों को केंद्र में खासतौर से उत्तर प्रदेश के युवाओं को समर्पित है कि आप कभी हिंदी भाषा को लेके अपने मन में अपने को छोटा न समझें, क्योंकि जो ही आप अपने को छोटा समझते हैं, आप धीरे धीरे प्रतियोगिता से बाहर चले जाते हैं। आपको अपने मन में ये इस भाषा के प्रति सम्मान रखना होगा। ये भाषा जैसे प्राथमिक पाठशालाओं में के माध्यम से आप ऊपर पहुंचते हैं ज्ञान हर क्षेत्र में, चाहे आप अभी अध्यापक बन रहे हैं, हर विषय के उसमें अध्यापक होंगे, तो वो माध्यम जो है, जो आपको ज्ञान जिस माध्यम से दिया जा रहा है, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वो क्या है? वो भाषा आपकी हिंदी है। जब बड़े बड़े कॉलेजों में आप जाते हैं तो वहाँ मान लीजिए कोई चला गया अंग्रेजी ले लिया, या कोई और तकनीकी में चला गया, प्रौद्योगिक की तरफ चला गया, या फिर आप चिकित्सा की तरफ चले गए, लेकिन अपनी पहचान, आपकी जो जड़ है, उस जड़ को न भूलें। देखिए, इतिहास वही बनाता है जो अपने जड़ को नहीं भूलता। जो अपने जड़ को भूल जाता है उसका कोई इतिहास नहीं होता, वो कोई इतिहास बना भी नहीं पाएगा चाह कर भी। ठीक है, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं इस क्षेत्र में। जो 10 बड़े राज्य हैं उनमें हैं बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा। अगर हम शुरू की बात करें, हिंदी के प्रचार प्रसार की अगर शुरू की हम बात करते हैं,
तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के 2 दशक, उस समय जो माहौल था, हमारा स्वतंत्रता संग्राम अपने चरमोत्कर्ष पे था, और ऐसे समय में हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो पुरोधा थे, जो अगुआ थे, उन्हें एक भाषा की जरूरत महसूस हुई कि जो पूरे राष्ट्र को, पूरे हिंदुस्तान को एक सिरे से बांध सके, एक डोर में पिरो सके, कि जब पूर्व में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर देश हित की बात कर रहा है तो पश्चिम में खड़ा हुआ व्यक्ति उसके समर्थन में उसकी बातें समझकर खड़ा हो सके, एकजुट हो सके। जब वो उत्तर में कोई खड़ा होकर व्यक्ति बोल रहा है तो दक्षिण का व्यक्ति भी उसके समर्थन में खड़ा हो सके। और देखें तो उस समय हिंदी का उतना विरोध नहीं था, सभी लोगों ने सम्मान किया। आप देखिए कि जितने बड़े हिंदी प्रचार के या प्रसार के जो अगुआ हुए हैं वो अहिंदी भाषी हैं, उनका हिंदी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो दूरगामी थे। उनको ये चीजें पता थीं कि अगर भारत को एक सूत्र में बांधने का कोई अगर भाषा काम कर सकती है तो वो सारी शक्ति, वो सारे गुण सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में है। और होता भी क्या है कि जब हम स्वतंत्र होते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या थी कि भाषा, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो शुरू में बातचीत हुई, एक सर्वेक्षण हुआ कि ठीक है हम पहले राज्य भाषा के रूप में इसे स्वीकार करते हैं हिंदी भाषा को, और फिर 15 साल बाद धीरे 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 राष्ट्रभाषा में इसका पदोन्नति कर दिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता कि वो 15 साल, ये हम मनुष्यों का 15 साल है या ब्रह्मा का 15 साल है। ब्रह्मा के अगर 15 साल की बात कर रहा हूं, जो लोग जानते होंगे कि जो देव लोग हैं उनके समय हमारे समय में बहुत अंतर है। ब्रह्मा का 15 साल में पृथ्वी का कई बार से बनना और बिगड़ना हो जाएगा। आखिर में 15 साल खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? और धीरे धीरे जो पूरा देश उस समय जिस ब्रिटिशों के विरोध में एकजुट हुआ था, माध्यम था सबको जोड़ने का, हिंदी के माध्यम से सबको जोड़ा जाता था, और उसी समय से हिंदी का जो प्रचार प्रसार उन राज्यों में भी शुरू किया गया, चाहे वो हमारे दक्षिण भारत के राज्य हों, चाहे हमारे वो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हों। लेकिन इन 10 राज्य जो हिंदी बोली लिखी पढ़ी समझी जाती है, इन राज्यों के अगर युवाओं की बात की जाए और वहां के युवाओं की बात की जाए जहां की राजभाषा हिंदी नहीं है, तो जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। जैसा कि पूर्वोत्तर के, मैं खुद एक राज्य मणिपुर में हूं, तो मैं यहां की युवाओं से बात करता हूं, तो यहां के युवा या जो आम यहां का जनमानस है, पहले क्या था उसकी बात नहीं। मैं 2019 के आखिरी महीने से यहां आया हूं, और यहां अब जो मुझे देखने को मिलता है, लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, विश्वविद्यालय में छात्र आते हैं, या हम लोग जब बाहर बाजार में जाते हैं यहाँ के, तो जो बात करते हैं, आज हिंदी जो बोलता है यहाँ का जो छात्र है, आज यहाँ का जो आदमी है, वो अगर हिंदी बोलता है तो उसे लगता है कि वो पढ़ा लिखा आदमी है। वो अपने को एक सम्मान की दृष्टि से
अगर मान लीजिए मैं जाकर हिंदी में किसी से बात करता हूं कि भाई साहब मुझे ये सामान दे दीजिए, अगर उस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती तो अपने किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाता है हिंदी वाले को, और वो जब आता है तो मैंने उसके चेहरे के भाव को देख के समझा कि उसमें जो आत्मविश्वास था कि मुझे हिंदी आती है, ये आत्मविश्वास की कहीं न कहीं इन 10 राज्यों के युवाओं में या यहां के लोगों में कमी देखने को मिलती है। जो ही बिना माथा वाले विषय का जिक्र आता है हम वहीं ढीले पड़ जाते हैं, अपने को असहज महसूस करने लगते हैं। यही असहजता दूर करनी है। और ऐसा नहीं है कि हिंदी अब लाचार है और इस पे आसान और दया की जरूरत है। हिंदी को ना तब जरूरत थी और ना अब जरूरत है। जरूरत है स्वयं के स्किल, स्वयं के व्यक्तित्व को निखारने की, क्योंकि जिसमें आपको, जिस भाषा में आपको सपने आते हैं उसी भाषा में आप बेहतर ढंग से अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का विकास कर सकते हैं। उसका नहीं कि जो बाद में आप सीखते हैं। जो भाषा आपको आपके मां द्वारा दी गई है, आप उसी भाषा से अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं या कुछ बेहतर कर सकते हैं। आप विकसित राज्यों को, विकसित देशों को देख लीजिए, क्यों वो हमसे इतने आगे हैं हर क्षेत्र में? क्योंकि वहां जो शिक्षा पद्धति है या वहां के जो युवा हैं वो अपने राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा, जो उनकी भाषा है, उनके देश के जो राष्ट्रभाषा है, उससे वो स्नेह करते हैं, उन्हें गर्व होता है वो बोलने में। क्या हमें भी होता है? बात ये है। और ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष मैं आपको बताऊंगा कि नहीं ये बड़ी दयनीय स्थिति में है हिंदी, जरूरत है हम सबको उसको साथ लेके चल, ऐसा कुछ नहीं है। वो जमाना गया जो लोग कहते थे। अब समय बदल चुका है। पूरे विश्व की नजरें भारत पे टिकी हुई हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी, और आपको देखते ही कि समझ जाते हैं लोग अगर हिंदुस्तानी हैं तो नमस्ते करते हैं। जब मैं उन देशों की बात करता हूं जो अपने देश की भाषा में काम करने के लिए निश्चयबद्ध खड़े रहते हैं। अभी हाल ही में लॉकडाउन में एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़े जोरों शोरों से वायरल हो रहा था। मैंने उसमें देखा, मेरे समझ में जो चीज़ आई वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने उससे समझा कि वाकई में, हालांकि वो उसका उद्देश्य कुछ दूसरा था। पाकिस्तान का वो वीडियो था, हमारा पड़ोसी मुल्क जो कभी हमारा ही हिस्सा था, आज भाई है, अलग हो गया है, ठीक है, रहने दीजिए उसको, दूसरी बात है। वहाँ एक वीडियो था, गाड़ी में 3-4 चीन के नागरिक बैठे हुए थे और जो ट्रैफिक पुलिस जो था वो उनको बाहर निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन वो निकल नहीं रहे थे। वो इसकी बातें समझकर अपने जो मदानी भाषा है उनकी, उसमें बोल रहे थे, जो चाइनीज है उसमें बोल रहे थे। वो समझ रहे हैं, व्यापार करने गए हैं, लेकिन उन्हें अपनी भाषा से लगाव है। ये तो मुझे लगा कि आखिर में ये हर चीज में इतने आगे कैसे निकल रहे हैं ये जो विकसित देश हैं। तो उन्हें बचपन से जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं, आज हम इस माने में भी थोड़ी सी है
अभी सरकार बदली है तो सरकारें अब काम कर रही हैं इस पे और करेंगी भी, और इसका मोदी जी ने शुरू कर दिया है। अच्छी बात है कि जो हमें, चाहे वो तकनीकी हो या फिर चिकित्सा पद्धति वाला हो, क्षेत्र किसी भी क्षेत्र में हमारे पास जो अच्छी या अच्छे रचनाकारों की जो पुस्तकें हैं हमारे हिंदी में नहीं हैं। जरूरत है उन्हें हिंदी में अनुवादित करने की। जो यहाँ के अच्छे रचनाकार हैं, वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, उनसे संबंधित पुस्तकें भी अंग्रेजी में हैं। तो शुरू से एक जो चश्मा लगा दिया गया था कि अगर कोई भारतीय कहता है तो वो सही नहीं है, वो प्रमाणित नहीं है, अगर वही कोई विदेशी कह दिया तो वो प्रमाणित चीज हो गई। इस चीज से हमें निकलना है और सरकार को भी चाहिए कि ये थोड़ा बदले इसको, क्योंकि जिस व्यक्ति, जिस भाषा में जो व्यक्ति सोच सकता है उसी में अच्छा करेगा, चाहे वो शोध हो या कोई खोज हो। अगर थोड़ा सा हास्यपद ढंग से अगर हम बात करें व्यवहारिक रूप से, तो हम उस अंग्रेजी की हिमायत करते हैं, उस पक्ष लेते हैं जो, अगर वर्ण की बात की जाए तब भी हमारे हिंदी वर्णमाला के आधा है। अगर हम रिश्ते की बात की जाए, रिश्ते में जो हम उस शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे हिंदी में हर रिश्ते के लिए एक अलग शब्द है। लेकिन अंग्रेजी में क्या है, जिसकी तरफ पूरा युवा वर्ग, यहां तक कि जो बुजुर्ग हैं वो भी चाहते हैं कि उनके घर के बच्चे अंग्रेजी में बढ़िया से बोले। कोई ये नहीं चाहता कि हमारा बेटा अपनी मातृभाषा में काम करे। तो वहां उसकी बात कर रहा हूं, जो संबंधों की। हमारे यहां हर रिश्ते के लिए एक अलग शब्द है हिंदी में। मामा की पत्नी मामी है, बुआ के लिए अलग है, चाचा की पत्नी जो है वो चाची हैं, उनके लिए अलग शब्द है। अंग्रेजी में क्या है, जिसकी हम इतना पक्ष कर रखते हैं, वहां सबके लिए आंटी है। सब लोग आंटी हैं, चाहे वो मामी हो, चाहे वो बुआ हो, चाहे वो चाची हो, सब मामी। सोचने वाली बात है कि हम ऐसे भाषा की तरफ इतने ज्यादा ललायित हैं कि जहां इतना द्वंद्व उत्पन्न कर दे रहा है। हमारे यहां तो हमारे देश की जो संस्कृति है, शादी ब्याह में मान लीजिए सभी लोग आ गए, जिसमें आपकी बुआ भी हैं, मामी भी हैं, चाची भी हैं, खड़ी हैं। आजकल का ये जो भौतिक समाज चल रहा है, इसमें आजकल देखने को मिलता है कि स्टेज पे कुछ अलग से लोग आते हैं, वो माइक लेके अनाउंस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि अब दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए अब उनके ये रिश्तेदार आ रहे हैं। ठीक, मान लीजिए अगर वहीं से मामी के लिए बोला, मामी, बुआ और आपकी चाची एक ही जहां खड़ी हैं, अब बोल दिया गया कि आंटी आ रही हैं, तब उसमें से अब उनके लिए समस्या खड़ी होगी भाई कि कौन सी आंटी है, वो मामी वाली आंटी हैं कि बुआ वाली आंटी हैं कि आंटी वाली आंटी, चाची वाली आंटी है। फिर भी हम ऐसे, मतलब ये थोड़ा सा, ये कोई डाटा वाटा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा सा इसको मनोरंजन ढंग से समझाने के लिए बताना चाहिए कि हमारे यहां हर रिश्ते के लिए, हर अक्षर के लिए अलग एक उच्चारण है, अलग एक शब्द है। दुनिया की सबसे प्रमाणित, अगर कंप्यूटर की हम बात करें तो दुनिया की सबसे जो प्रमाणित अगर भाषा है तो वो संस्कृत है। और संस्कृत से ही आप लोग जानते ही होंगे
पूरा किस तरह से भाषाओं का हुआ कि संस्कृत से जो परंपरा चली है हिंदी तक आई है। तब कहीं न कहीं कि इसके बाद भी हमें हिंदी में बात करने में या लोगों से बोलने में क्यों हिचक होती है? क्यों हम हिंदी माध्यम चुनने में संकोच करते हैं? क्यों हम अपने घर के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजने में आत्मसम्मान समझते हैं? जो अंग्रेज हमारे देश पे इतने दिन इतने वर्षों तक शासन किए, उनके चले जाने के बाद भी उनकी जो भाषा है हमारे मन मस्तिष्क पे इस तरह से प्रभाव छोड़ गई है कि आज हम इसको समृद्धि, संपन्न परिवार या समाज में प्रतिष्ठित परिवार का सूचक के रूप में देखते हैं कि मेरा बेटा फला अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, हिंदी माध्यम से नहीं पढ़ता। हिंदी माध्यम से अगर पढ़ेगा तो वो पिछड़ जाएगा, वो शायद किसान बन जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक प्रतिष्ठित संस्थान है। मैं भी वहां का छात्र हूं। आप वहां देखें कि वहां जितने हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं, सबसे ज्यादा वही वहां का इंट्रेंस माइनस मार्किंग है, सबसे ज्यादा वहां के इंट्रेंस को क्वालिफाई वही हिंदी माध्यम के छात्र ही करते हैं। अंग्रेजी माध्यम के छात्र सिर्फ अंग्रेजी बोलने तक ही सीमित रह जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान उस विषय के अंदर जो गुण है उसको समझने में नहीं, उसके माध्यम को समझने में ही बीत जाता है। भाषा को, अगर आपको मेरी बातें अगर विश्वास नहीं है तो इसका मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन आप जाके देख सकते हैं। आपका अगर कोई मित्र, कोई सखा, कोई घर का कोई रिश्तेदार अगर हो तो उससे पूछिए कि तुम्हारी कक्षा में कितने ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी माध्यम से आए हैं ग्रेजुएशन में, और कितने ऐसे छात्र हैं जो हिंदी माध्यम के हैं। आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है, भाषा की शक्ति क्या होती है। खास तौर से भाषा की या ये कहें कि हमारे हिंदी की शक्ति क्या है। और आगे बढ़ते हुए अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ये एक सूचना तकनीकी युग है। इस क्षेत्र में हिंदी किसी से पीछे नहीं है। एक और संस्मरण सुनाता हूं आपको। विद्यार्थी हूं हिंदी का, इसलिए मत सोचिएगा, क्योंकि मैं इसलिए इसको इतना सम्मान देता हूं हिंदी को, क्योंकि मेरे माँ की भाषा है ये। मेरी माँ ने जो बचपन में जो मुझे संस्कार दिए हैं, मेरे पिता से जो मुझे संस्कार मिले हैं, मुझे मेरे परिवार से जो संस्कार मिले हैं, जो पहली पाठशाला बताई जाती है, उस पाठशाला से जो मुझे सीख मिली है वो हिंदी माध्यम से मिली है। इसलिए मैं हिंदी का इतना सम्मान करता हूँ। कंप्यूटर और हिंदी संबंधी क्यों नित नए नए नियम बन रहे हैं, आविष्कार किए जा रहे हैं, ये सब सोचने की बात है कि आज इसे कैसे सरल या सुलभ किया जाए। दुनिया की तमाम जो वैश्विक कंपनियां हैं वो हिंदी के माध्यम से आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं आपके प्रदेशों में। तो अपने उस सम्मान को समझिए। इसलिए नहीं कि आप
हिंदी पट्टी से हैं और आप हे दृष्टि से इसको उबारने के लिए आप इसको एक क्या कहते हैं ललायित होकर इस पे उस मनोभाव से आप इसका साथ दें, इसका वो करें, ऐसी बात नहीं है। हिंदी भाषा कभी भी इस तरह की नहीं है जिस तरह की लोग बातें करते हैं। इसके लिए ये हमेशा कुछ न कुछ सीख जोड़ते हुए गई है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। समाज में जाने के बाद ही भाषा में और विकास होता है, क्योंकि समाज में बहुतायत बोलियों या भाषा बोलने वाले लोग मिल जाते हैं और हिंदी इतना सहज और सरल भाषा मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ दूसरे भाषा के शब्द कब के आके जुड़े हुए हैं हमें पता ही नहीं चलता और हम धड़ल्ले से अपने जीवन में उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसे आत्मसात कर चुके हैं, उसे अपना मान चुके हैं। दूसरी भाषाओं में ऐसा नहीं है। वहां अगर हिंदी के या किसी और भाषा के शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे तो अलग वो अपना ऐसे, जैसे सूरदास कहते हैं ना कि हृदय में आड़े बया के बैठे हैं कृष्ण गोपियों की, कि नहीं निकलना चाहते, वैसा वो प्रतीत होते हैं कि नहीं ये तो दूसरे भाषा का है। लेकिन हमारे हिंदी भाषा में कितना हम भारतीयों की तरह, हमारे देश की तरह यहाँ की भाषा भी है कि अनेक संस्कृतियों को अपने में समाहित किए हुए, अनेक भाषाओं के शब्द अपने में समाहित किए हुए हैं। और कभी आपको ये नहीं लगेगा भाषा बोलते वक्त कि नहीं ये हिंदी के शब्द नहीं है। और हिंदी के विकास में जो धीरे धीरे महत्वपूर्ण जो योगदान है, कहीं न कहीं हमारे टीवी चैनलों को भी जाता है। और आजकल तो जो एक लॉकडाउन का समय है, इसमें अहम भूमिका अगर देखी जाए तो हमारे इन टीवी सीरियलों का है। अब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ के लोगों की बातें ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाता हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अपने छात्रों से मैं संवाद करता था लॉकडाउन के समय में कि आप लोग क्या करते हो घर पे रहते हो तो, क्योंकि एक ऐसी, ये पूरे विश्व में ये ऐसी घड़ी है कि जहाँ पे घर पे रहना एकाएक बहुत ही बड़ा या कठिन कहिए काम था। और ऐसे में आप करते क्या हो? तो सब बच्चे बताते थे कि सर हम लोग हिंदी में जो धारावाहिक है वो देखते हैं। हमके बताओ अच्छा हिंदी में कौन? तो कई ऐसे वेब सीरीज का वो सब नाम बताई, कई ऐसे धारावाहिकों का नाम बताया, रामायण का बताया कि हम लोग सर ये देखते हैं और अच्छा लगता है। हम क्या, अच्छा मान लो तुम तो हिंदी की स्टूडेंट हो, तुम्हें समझ में आता है, विद्यार्थी हो आप, आपको समझ में आता है। जो आपके घर के कि सर वो लोग पूछते हैं, हम लोग बताते हैं उनको, फिर मणिपुरी में मैतेई में उनको समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ, उन्हें तब चीज़ें समझ में आती हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी के प्रचार प्रसार में इस लॉकडाउन में हमारे जो चैनल हैं उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर भारत के आप किसी भी कोने में आप जाएं या किसी भी दफ्तर में जाएं, तो वर्तमान की स्थिति में बता रहा हूं, अगर वो व्यक्ति हिंदी बोल नहीं पा रहा है या लिख नहीं पा रहा है लेकिन हिंदी समझ ले रहा है, ऐसे व्यक्ति आपको 2-4 हर कार्यालय में मिल जाएंगे। भारत के किसी भी राज्य में आप चले जाइए, यहां तक कि दक्षिण के जो राज्य विरोध करते हैं हिंदी का, वहां भी चले जाइए,
क्योंकि धीरे धीरे अब जो नई पीढ़ी आ रही है उन्हें ये चीज बातें ये स्पष्ट अब समझ में आ चुकी हैं कि अगर ज्ञान विज्ञान या विकास की गाड़ी पे बैठ के अगर आगे निकलना है तो वो जो हिंदी की गली है उसी से हम निकल सकते हैं। भारत सरकार की भी जो अधिकतर जो परीक्षाएं हैं भारत सरकार जो लेती है उसमें एक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग हो रहा है, ये अच्छी बात है। और भाषा के रूप में अगर हम किसी तरह का अगर ये देखें कि इसमें कमी क्या है या हम इसे क्यों इतना सम्मान दें, तो पहले एक बार स्वयं एकांत में बैठकर मंथन करिएगा कि क्या नहीं दी है आपको हिंदी भाषा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम बात करें तो हिंदी सीखने वालों की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। अब हम थोड़ी और आगे चलते हैं। विश्व में हिंदी की स्थिति पर चर्चा करते हुए जानना भी आवश्यक है कि प्रवक्ताओं की संख्या के आधार पर 1992 में विश्व जो हिंदी विश्व में 5वें स्थान पर थी वो 1980 के आसपास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा बनकर उभरी है। 1980 सोचिए, ये 92 और 80 के बीच में है, जहां 5वें स्थान पे थी तीसरे स्थान पे। और 1991 की जनगणना में हिंदी को मातृभाषा घोषित करने वालों की संख्या के अगर आधार पर अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषियों की संख्या से अधिक या हो सकता है कि उसके समान हिंदी में बोलने वालों की संख्या हो चुकी है। विश्व को अंग्रेजी समेत सभी भाषाओं को पीछे छोड़ आज भारत में ही देख लीजिए या भारत के बाहर बहुत सी पत्र पत्रिकाएं हिंदी भाषा में प्रकाशित होती हैं और उनके पाठक दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। जिस तरह से चंद्रकांता उपन्यास जो है उसको पढ़ने के लिए लोगों ने एक समय में हिंदी सीखी। जो हिंदी के छात्र होंगे उन्हें ये चीजें पता होंगी। और आज कहीं ना कहीं अगर जो जिस फिल्म की मैं बात कर रहा था वो उन फिल्मों का प्रभाव, हिंदी फिल्मों का प्रभाव कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। पूर्वोत्तर भारत से लेके पश्चिमोत्तर भारत तक है। पसंद की जा रही है हिंदी भाषा की फिल्में। क्यों? मैं इसलिए बता रहा हूं ये बार बार बातें क्योंकि आज जिन प्रदेशों में विरोध होते थे अब धीरे धीरे वहां एक विकास की माध्यम के रूप में देखा जा रहा है इसे, हिंदी भाषा को। और जहां पे शुरू से हिंदी बोली लिखी पढ़ी समझी जाती थी वहां पे लोग दूसरी भाषा की तरफ ललायित हो रहे हैं। ये कारण क्या है? या जो प्रदेश शुरुआती दौर में एक राष्ट्र की एक भाषा के समर्थन में हिंदी के खड़े होते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे वो विरोध में क्यों आने लगते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें लगता हो कि जिनकी ये मातृभाषा है या जो शुरू से इसमें लिखते पढ़ते आए हैं
उनकी रुचि उस भाषा की तरफ नहीं है, या वो उनके अंदर वो सम्मान नहीं है उस भाषा के लिए, तो फिर आखिर में हम उस भाषा को क्यों अपनाएं या क्यों वो सम्मान दें? ये व्यक्तिगत मेरा प्रश्न है। आप लोग सोचिएगा। आप लोग युवा हैं और युवाओं की एक विशेषता है कि वो तर्क करे अपने आप से, समाज से और गुरु से भी। अगर हिंदी का ज्ञान होना पहले या बीच में या वर्तमान में जो चीजें थी, लोग उसे सम्मान अगर नहीं मानते थे, या अगर मानते जो लोग हैं तो उनका स्वागत है। जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कि आप कैसे उनको अभिप्रेरित कर सकें। एक आप अच्छे अध्यापक का दायित्व निर्वहन कर सकें, क्योंकि भाषा ही वो माध्यम है। जब आप अपने छात्रों और उनके अभिभावकों से संवाद स्थापित करते हैं जिस माध्यम से, तो आप अपने उस माध्यम, इस हिंदी माध्यम से अपने छात्रों, अपने अभिभावकों को अब इस तरह से अभिप्रेरित करें कि उन्हें दूसरी भाषा की तरफ ध्यान करने में 10 बार सोचना पड़े। अगर आगे हम बात करें कि भारत के इतर या भारत के बाहर जो हिंदी की स्थिति है उस पे, तो एक बात, एक हमारे स्वतंत्रता शिल्पी, या ये कहिए कि स्वतंत्र भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कथन को दोहराते हुए जो उन्होंने कहा था वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि हिंदी हमारी राजभाषा है। उसका अध्ययन करने में हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर हिंदी को समृद्ध बनाएं और अपना कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करें। अगर हिंदी को अगर विश्व के भाषाओं में रखकर अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, जो समृद्धि और जो अपने विकास या उसके कारण आसानी से समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा के अलावा दुनिया के कई देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, ये भारत के अलावा। और हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा के साथ साथ भाषाओं का इतिहास रखने वाले एक संस्था है, नाम है उसका एंथोलॉग। उसने ये कहा है कि हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। और आज जो हिंदुस्तान में हिंदी भाषा के विरोध जो कहीं कहीं छुटपुट अब हो रहे हैं, अब तो नहीं ही हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से हो रही चीज़ें। कुछ चीज़ें हैं कि तकनीकी के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ उससे हानि भी है। एक छोटे से मुद्दे को किस तरह से बड़ा बनाया जाता है, आप लोग इससे परिचित ही होंगे। तो कुछ एक लोग अगर हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। या आज जब हम बात कर रहे हैं देश के बाहर के हिंदी पे, तो हिंदी को हमें
महत्व देने के लिए एक मुद्दा मिल जाता है कि जिसकी मातृभाषा नहीं है वो लोग हिंदी सीख रहे हैं, वो लोग हिंदी समझ रहे हैं। हिंदी में बोलना उनके लिए सम्मान की बात है और हमारे तो माँ की हिंदी भाषा है। फिर हिंदी में बात करते हुए हम नर्वस क्यों होने लगते हैं अपने अगले सामने खड़े व्यक्ति से? चार लोगों के बीच में अगर कोई इंग्लिश में बोल के चला गया, वहां जब हमको हिंदी में उस मंच से बोलना होता है तो पसीने क्यों आने लगते हैं? वो पसीने नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप उस भाषा में बोल रहे हैं जिस भाषा को सुनने वाले लोग जो आपके सामने बैठे हैं, समझने वाले लोग जो आपके सामने बैठे होंगे, वो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया आपके माध्यम से बताई गई चीज़ों पे करेंगे। उसमें से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरे व्यक्ति अंग्रेजी के माध्यम से बताई गई बातों को नहीं समझते होंगे, लेकिन आप एक अध्यापक बनेंगे। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि कक्षा के हर पिछड़े से पिछड़े छात्र को भी साथ लेके चलना है, और वो साथ लेके चलने के माध्यम के रूप में आप हिंदी को पाएंगे। कि अगर उस कक्षा में सबसे पीछे जो छात्र बैठा है, जो कमजोर है, जो संकोच करता है अपनी बातें आपके समतुल्य, आपके समक्ष रखने में, तो आप उससे हिंदी में संवाद करने के लिए कह सकते हैं, उसमें आत्मविश्वास जगा सकते हैं। आगे अब हम चलते हैं देश के बाहर, वहां जहां पे हिंदी बोली जाती है, वहां के विश्वविद्यालयों में हिंदी के लिए अलग से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। पहले स्थान पे मैं नाम लेता हूं मॉरिशस। मॉरिशस की आबादी लगभग 10 लाख की है, जिसमें 52% लोग हिंदी बोलते हैं, और यहां लगभग 300 गैर सरकारी स्कूलों में हिंदी की संध्याकालीन कक्षाएं लगती हैं, और माध्यमिक स्तर पर लगभग 22 सरकारी और 75 गैर सरकारी स्कूलों में लगभग 20,000 छात्र हिंदी माध्यम से विद्या ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं। महात्मा गांधी संस्थान द्वारा हिंदी का डिप्लोमा कोर्स तथा माध्यमिक स्कूलों में हिंदी अध्यापकों के लिए PGCEA डिप्लोमा कोर्स चलाए जाते हैं। ये मैं मॉरिशस की बात कर रहा हूं, और सन 1980 और 90 के दौरान मॉरिशस में विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से BA ऑनर्स का 3 वर्षीय कोर्स चलाया जाता है। आप ये भी सोचते होंगे कि यहां तो यूपी बिहार के ज्यादा लोग गए, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मैं नाम आपको बताऊंगा, मैंने वो सारा डाटा एकत्रित किया है जहां आपको लगेगा कि यहां हिंदी की ऐसी स्थिति है, ये हमारे लिए तो गर्व की बात है। और इसी आत्मसम्मान को जगाने के लिए विदेशों का जो डाटा है मैं एकत्रित किया हूं। दूसरा है फिजी। फिजी का कुल आबादी है लगभग 6 लाख, और यहां 51% जो हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं। भारतीय स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम हिंदी है, वहीं यहां तीसरी कक्षा से हिंदी केवल एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। यहां इन विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्यापन और हिंदी में आगे शोध कार्य भी किए जाते हैं। ये एक बड़ी बात है कि फिजी जैसे संस्थानों में और दुकानों में, अगर फिजी के दुकानों पे आप जाएं, बाजारों में जाएं, तो वहाँ नाम जो दुकान के नेम प्लेट हैं, नाम जो पत्र है, उस पे आप देखेंगे कि हिंदी में उन दुकानों के नाम लिखे हुए हैं अंग्रेजी के साथ साथ।
सड़कों के नाम भी वहाँ फिजी में 2 भाषाओं में है, एक अंग्रेजी में, दूसरा हिंदी में। वहाँ की सरकार ने हिंदी को मान्यता भी प्रदान की है और भारतीय फिल्में वहाँ बहुत ही लोकप्रिय हैं। भारत में ही नहीं, रेडियो फिजी में प्रायः दिन भर हिंदी के गीत कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। एक बड़ी बात है। ये क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ 51% लोग हिंदी में बातचीत करते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। तीसरा नाम है सूरीनाम का। सूरीनाम की आबादी लगभग 6 से 7 लाख के लगभग है और वहाँ 40% भारतीय निवास करते हैं और जिनका अनौपचारिक वार्ता हिंदी में ही होती है। और यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें अधिकतर बातचीत हिंदी माध्यम से होती है। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि समय बहुत अभी हमारे पास कम बचा है, तो इसलिए। गायना है एक देश, गयाना। यहाँ की जो आबादी है लगभग 8 लाख है और जिसमें 51% यहाँ हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या है। गायना विश्वविद्यालय में बीए के स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी का अध्यापन होता है, बीए स्तर पर, मतलब स्नातक स्तर पे। और 1980 के लगभग हिंदी गायना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और यहाँ हिंदी के जो गीत संगीत है काफ़ी प्रभावित रहते हैं एवं राम कथा की चौपाई व हनुमान चालीसा का लोग अत्यंत ही श्रद्धापूर्वक वहाँ वाचन करते हैं, पढ़ते हैं। अगर हम भारत के पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो जिसमें पड़ोसी राज्यों में नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार में भी हिंदी की अलग अलग स्थितियां हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका एवं नेपाल के विश्वविद्यालयों में हिंदी के अलग अलग अध्यापकों की व्यवस्था है। श्रीलंका में स्नातक स्तर पर हिंदी डिग्री कोर्स है तथा नेपाल में स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर हिंदी का अध्यापन कार्य होता है। 1995 में भारत के विदेश मंत्रालय की सूचना के अनुसार जो एक डाटा मुझे मिला, वो बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय में 4 वर्षों का कोर्स पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। और इन सभी देशों में जन समाज, हिंदी का एक बड़ा जन समाज है जो एक बड़े वर्ग के कामकाज का जो भाषा जो चुनाव करता है वो हिंदी का करता है। श्रीलंका में 3 विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा जो है वो हिंदी में वहाँ मिलती है, वहाँ अध्ययन करने की व्यवस्था है। पाकिस्तान के लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी है और यहाँ के कई पाकिस्तान के जो शायर हैं वो हिंदी के संस्कृतनिष्ठ शब्दों का बड़े आराम से या प्रसन्नता के साथ उसका प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ। यहाँ के विश्वविद्यालयों में एशिया अध्ययन विभागों में हिंदी का अलग से इंटरमीडिएट स्तर पे और स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पे अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। और कनाडा में भी जो कंबोडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कंबोडिया में भी यहाँ 2 वर्षों का पाठ्यक्रम चलाया जाता है हिंदी का। और अगर हम आगे चलें दूसरे एक देश जिसका नाम है रूस, वहाँ भी 1920 से ही हिंदी में अध्ययन अध्यापन हो रहा है और वहाँ हमारे यहाँ की बहुत सी पुरानी कृतियों पर उसका अनुवाद हो रहा है, उस पर शोध कार्य हो रहे हैं। हिंदी का जो रूस में इतना अनुवाद प्रकाशित हुआ, शायद ही वो किसी दूसरे भारत के बाहर देश विदेश में उतनी यहाँ की रचनाओं का अनुवाद हुआ हो। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो
यहाँ 3 विश्वविद्यालयों में हिंदी के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। लंदन विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यहाँ बीए और एमफिल तथा पीएचडी के स्तर पर हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जर्मनी की तरफ। हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था मुख्यतः यहाँ कम से कम 6-7 विश्वविद्यालयों में होता है। और इसके बाद हम चलते हैं फ्रांस की तरफ। यहाँ एक विश्वविद्यालय है, सॉर्फेव विश्वविद्यालय, जहाँ की हिंदी का एक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाता है तथा डायरेक्ट शोध के लिए भी आमंत्रित किया जाता है जो ये पाठ्यक्रम से निकलते हैं जो छात्र। और यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और पंचवर्षीय कोर्स भी चलाया जाता है। स्विट्जरलैंड में भी अगर बात करें हम, स्विट्जरलैंड में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। लौसाने तथा ज्यूरिख विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग हैं जहां प्रारंभिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। अब एक और देश की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्वे। ओस्लो विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था है नॉर्वे में। उसके बाद स्वीडन की तरफ हम बढ़ते हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या का एक अलग समृद्ध विभाग है जिसमें भारत के कई भाषाओं, जिसमें हिंदी और संस्कृत से संबंधित अध्ययन अध्यापन किया जाता है और कराया जाता है। स्टॉकहोम विश्वविद्यालयों में हिंदी के आधारभूत पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। यहाँ कैसे हिंदी पढ़ाई जाए इसकी भी प्रशिक्षण वहाँ दी जाती है। उस विश्वविद्यालय का नाम है स्वीडन के स्टॉकहोम विश्वविद्यालय। जापान। हम आगे बढ़ते हैं जापान की तरफ। कुछ छोटे मोटे विश्वविद्यालय जहाँ 1-2 कोर्स डिप्लोमा के रूप में पढ़ाए जाते हैं, मैं उनका अब नहीं करूँगा क्योंकि समय धीरे धीरे अब समाप्त हो गया है। और जापान के बाद मैं एक छोटी सी कविता का, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, हिंदी साहित्य का, तो उसका पाठ करके मैं अपनी बात किसी भी भारतीय को यह गर्व होना चाहिए कि जापान जैसा जो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अंत में हारने वाला देश है, शायद अगर अमेरिका वहाँ अगर परमाणु बम नहीं गिराता तो न भी हारता। जो आज अमेरिका की स्थिति है वो शायद तब जापान होता। और यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों के माध्यम से, जो अंग्रेजों द्वारा हमारे यहाँ के सैनिक वहाँ गए, इनके माध्यम से भी वहाँ के सैनिक जो संपर्क में आए वो हिंदी और हिंदी के साहित्यकार से परिचित हुए बातचीत से। जैसा कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, मैंने बताया, उसके माध्यम से समाज में आप जब जाते हैं तो आप दूसरे के भाषाओं के शब्दों को सीखते हैं। आपके भाषा के शब्दों या उसके साहित्यकारों को लोग जानते हैं आपके माध्यम से। टोक्यो व ओसाका जो विश्वविद्यालय है जापान का, इसमें हिंदी के अध्ययन अध्यापन की एक मुकम्मल व्यवस्था की गई है। अब अंत में समय समाप्त हो चुका है, 2 मिनट मैं विलंब कर चुका हूँ और 1 मिनट और समय लेते हुए उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। एक कविता है, जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, अपने को मैं हिंदी का विद्यार्थी मानता हूँ, तो उसका पाठ के बाद मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। इसी कविता के समाप्त होते ही मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। वो कविता इस तरह से है कि मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं सूरदास की दृष्टि बनी, मैं तुलसी चिन्मय सृष्टि बनी, मैं मीरा के पद की मिठास, मैं रस खान के नैनों की उजास, मैं हिंदी हूँ। मैं खुसरों की इश्क मिजाजी हूँ, मैं घनानंद की हूँ सुजान, मैं ही रस खान के रस की खान, मैं ही भारतेंदु का रूप विधान,
मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं सूर्यकांत की अनामिका, मैं पंत की गुंजन पनलव हूँ, मैं प्रसाद की कामायनी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं महादेव की बिरह प्यास, मैं ही सुभद्रा की ओज गीत, मैं हरिवंश की मधुशाला, ब्रज अवधि मगही की हाला। अज्ञेय मेरे हैं भग्न दूत, नागार्जुन की हूँ युगधारा, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं विश्व पटल पर मान्य बनी, मैं विश्व पटल पर मान्य बनी, मैं जगत गुरु अभिमान्य बनी, मैं भारत माँ की प्राणवायु, मैं आर्यवर्त अभिधान बनी, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। और अंत में आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कविता कहना क्या चाहती है हिंदी इस कविता के माध्यम से। मैं आन बान और शान बनूं, जिसमें कौतिहाई करते हैं हिंदी के साथ हम। मैं आन बान और शान बनूं, गौरव मान बनूं, यह दो तुम मुझको वचन आज, यह दो तुम मुझको वचन आज, मैं तुम सबकी पहचान बनूं, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।